brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जूनियर लॉरेंस बिश्नोई यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है, एनआईए ने उसको एक वांटेड टेररिस्ट करार दिया है और लगातार उसकी तलाश हो रही थी। खबर ये थी कि कभी वो दुबई, कभी कीनिया, कभी कनाडा और फिर अमेरिका, और आखिरकार लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, एक रोज़ अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया। अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, और उसी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर अनमोल बिश्नोई ट्रैवल कर रहा था। उसने अपना फर्जी पासपोर्ट भी बना रखा था, क्योंकि देश से उस वक्त वो भागना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन उस फर्जी जो दस्तावेज थे, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें एक रेफरेंस लेटर था एक कंपनी का। आप जब यूएस जाते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं या फिर और तमाम कई वजह होती हैं, तो उसमें ये था कि जॉब के लिए एक रेफरेंस कंपनी का था कि वहाँ एम्प्लॉय है और उसी में काम करने जा रहा है। तो जब यूएस की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने उस शख्स का पासपोर्ट, वीज़ा और वो लेटर देखा, उस कंपनी का रेफरेंस लेटर, तो पासपोर्ट, वीज़ा पे तो उन्हें कुछ शक हुआ नहीं। पासपोर्ट पे उस शख्स का नाम लिखा हुआ था भानु। पासपोर्ट भी उन्हें लगा जेन्युइन है, वीज़ा भी ठीक ठाक। लेकिन जो रेफरेंस लेटर था उस कंपनी का, उन्हें डाउट हुआ। उन्होंने उस शख्स को रोका और फिर उस कंपनी को कांटेक्ट किया, उससे पूछताछ की, तो पता चला कि ऐसे किसी शख्स के नाम पर ऐसा कोई लेटर या रेफरेंस लेटर इस कंपनी ने इशू ही नहीं किया। इसी के बाद उसको साइड में ले जाया गया। उसके बाद फिर हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया, बुलाया गया, फिर पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो थोड़ी देर के बाद भांडा फूट गया। जिस एक आम शख्स भानु को यूएस की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रोका था, थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। जैसे ये चीज़ क्लियर हुई, इसी के फ़ौरन बाद यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, ठीक वैसे ही जैसे अपने देश में सीबीआई है। अब एफबीआई और सीबीआई में ये कॉमन है कि ये दोनों इंटरनेशनल पुलिसिंग यानी कि इंटरपोल, इनकी नोडल एजेंसियां होती हैं अपने अपने देशों में। अगर किसी देश का कोई मुजरिम भाग गया और उसको पकड़ना है, तो आप इंटरपोल के ही थ्रू उसको रेड नोटिस और सारी चीज़ें जारी करते हैं, फिर वो पकड़ कर आपको सौंपती है। तो इंटरपोल की नोडल एजेंसी यूएस में जो है वो एफबीआई है और हमारे देश में सीबीआई है। तो यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इस भानु नाम के शख्स, जिसकी असली पहचान बाद में अनमोल बिश्नोई के तौर पर हुई, जब उसकी सच्चाई सामने आई तो एफबीआई को उसे सौंप दिया। अब जब एफबीआई के पास अनमोल बिश्नोई पहुंचा तो फिर एफबीआई ने उसकी कुंडली खंगाली। जब कुंडली खंगाली तो पता चला कि यह तो कोई छोटा मोटा शख्स है नहीं, बल्कि इस वक्त इंडिया में जिस गैंगस्टर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस गैंगस्टर की इंडिया से ज़्यादा कनाडा में चर्चा हो रही है, ये उसका छोटा भाई है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, ये वांटेड है इंडियन अथॉरिटी को, इंडियन कानूनी एजेंसियों को। तो फिर एफबीआई ने इंडियन एजेंसियों को कांटेक्ट किया और बताया कि हमारे पास एक शख्स है जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, और फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया है, और इसका नाम अनमोल बिश्नोई है। अब आप सोचिए, इंडियन एजेंसी को जैसे ही पता चला अनमोल बिश्नोई, तो एक बड़ी कैच, बड़ा एक मतलब मछली हाथ में आया। फ़ौरन इंडियन एजेंसियों ने एफबीआई को कांटेक्ट किया, वहाँ यूएस में ही उनसे पूछताछ की, बातचीत हुई। तो फिर इंडियन एजेंसियों ने बताया कि ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल या गैंगस्टर या टेररिस्ट नहीं है, बल्कि एक मोस्ट वांटेड है एनआईए की लिस्ट में। 10 लाख रुपए का इसके सर पर इनाम है, और फिलहाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके ऊपर यूँ तो 18 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन 3 ऐसे इसने क्राइम किए हैं जिसकी वजह से हाल के वक्त में सबसे लेटेस्ट मुकदमा उसी के खिलाफ दर्ज हुआ है। इनमें से एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मर्डर केस, जिसमें अनमोल बिश्नोई बाकायदा वांटेड लिस्ट में है।
दूसरा, इसी साल अप्रैल में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार ने गोली चलाई। बाद में उन मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि ये काम उसे अनमोल विश्नोई ने सौंपा था और अनमोल विश्नोई ने बाकायदा इसको क्लेम किया सोशल मीडिया पर। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के बाद भी अनमोल विश्नोई ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि ये काम उसने किया है, गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर। और सबसे ताज़ा लेटेस्ट अभी 12 अक्टूबर की बात, जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी, एक पॉलिटिशियन, सलमान खान के करीबी दोस्त, उनका कत्ल हुआ, तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जितने शूटर को पकड़े, अब तक कुल 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। उनमें से ये पता चला कि कुछ ऐसे फ्रीलांसर थे, शूटर, जिनको अनमोल विश्नोई ने कांटेक्ट किया था और उनके साथ स्नैपचैट और बाकी कम्युनिकेशन के थ्रू लगातार कांटेक्ट में था। तो अभी इस महीने की शुरुआत में ही, बल्कि लास्ट मंथ अक्टूबर में, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कर रही है, उसने मुंबई की उसी मकोका कोर्ट में, जिसमें ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट हुआ या फिर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की अभी सुनवाई होनी है, वहाँ ये जानकारी दी कि उन्हें शक है कि न सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट बल्कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी अनमोल विश्नोई का रोल है। और अनमोल विश्नोई के बारे में खबर ये है कि इस वक्त वो या तो कनाडा में है या अमेरिका में है। तो इसकी गिरफ्तारी से महीने भर पहले ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर ये जानकारी दी अदालत को कि हम अनमोल विश्नोई को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के थ्रू और सीबीआई के थ्रू, क्योंकि सीबीआई नोडल एजेंसी इंटरपोल की, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि कैसे हमें 2 केसेस में वो वांटेड है, एक सलमान खान के घर शूट आउट में और दूसरा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम उसे जल्द लेकर आएंगे। तो ये लास्ट मंथ की ही बात थी। अब अचानक लास्ट वीक अनमोल विश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार, ये खबर पूरे देश में फैली। अब जैसे ही फैली, हमारे सारे स्टेट एक्टिव हो गए, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या एमपी, क्या मुंबई, सभी जगह, इसलिए कि इन सभी स्टेट्स में उसके खिलाफ केस है और 9 तो अरेस्ट वारंट हैं उसके खिलाफ अलग अलग अदालतों में हमारे देश की। तो अब होता ही है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार होता है तो फ़ौरन सारी स्टेट की पुलिस एक्टिव हो जाती है और कोशिश ये होती है आपस में स्टेट वाइज में मुकाबला होना शुरू हो जाता है कि अगर उसे भारत लाया जाएगा तो पहले कौन उससे पूछताछ करेगा, किसकी कस्टडी में होगा। तो उधर मुंबई को भी चाहिए, उधर राजस्थान को भी चाहिए, उधर पंजाब को भी चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए, एमपी को भी चाहिए। तो कौन? तो मुंबई पुलिस ने कहा भाई लेटेस्ट केस हमारा है, अभी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो एक तो हमें उसे पूछताछ करनी है, दूसरा सलमान खान के घर पे चली गोलीबारी के बारे में भी पूछताछ करनी है। तो मुंबई पुलिस ने फटाफट आनन फानन में उधर सीबीआई और बाकी लोगों को अपने पेपर बढ़ा दिए और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम खुद अमेरिका जाएगी और लॉरेंस विश्नोई को लेकर आएगी। तो ये तो रही अब तक की कहानी। इत्तेफाक की बात है कि लॉरेंस विश्नोई जिस कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है, उसी कैलिफोर्निया में आखिरी बार 1 साल पहले वो एक शादी में भी देखा गया था और एक पंजाबी सिंगर के साथ बाकायदा स्टेज पर वो सेल्फी ले रहा था और तब से वो वहीं था। उसकी वजह ये थी कि वो कनाडा से भाग निकला था। असल में हुआ ये कि 2021 ये आखिरी वक्त था जब राजस्थान में एक मर्डर केस के सिलसिले में अनमोल विश्नोई पकड़ा गया और जेल में था। 2021 में उसे ज़मानत मिल गई, ज़मानत पे वो बाहर आया और यही वो टाइम था, 2021 आधा साल गुजर चुका था, जब लॉरेंस गैंग और सिद्धू मूसेवाला के बीच दुश्मनी पीक पर थी। लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाना चाहता था, इसके लिए शूटरों की ज़रूरत थी, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी और लॉरेंस खुद साबरमती जेल में बंद। तब लॉरेंस ने यह काम अपने छोटे भाई अनमोल विश्नोई को सौंपे और साथ ही कहा कि मदद करेगा गोल्डी बराड़ जो कनाडा में था। तब तक अनमोल विश्नोई इंडिया में था। राजस्थान की जेल से, जोधपुर जेल से वो ज़मानत पर बाहर आया, पर उसे पता था कि एक बार सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ और उसकी जान गई तो फिर पुलिस उसके पीछे पड़ेगी। तो इसलिए साजिश इतनी गहरी रची गई कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है 29 मई 2022 को और उससे 14 दिन पहले ही, यानी कि 15 मई 2022 को जो अनमोल विश्नोई है वो एक फेक पासपोर्ट बनाता है, एक ट्रैवल एजेंट के ज़रिए
फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है और यहाँ से फेक पासपोर्ट जो बनाया उसने भानु के नाम पर बनाया और उस पासपोर्ट से वो बड़ी आसानी से नेपाल निकल गया। अब चूंकि इधर वो बेल पे आया था, बाकी छोटे मोटे केसेस तो थे उसके ऊपर, लेकिन कोई इतना बड़ा मामला अभी तक नहीं था जो सुर्खियों में आए। तो उसे पता था कि अभी गुपचुप तरीके से शांति से निकल लो। तो 15 मई को वो इंडिया से निकल जाता है, यहाँ से पहुँचता है नेपाल, नेपाल से जाता है दुबई, दुबई से जाता है कीनिया और कीनिया से पहुँच जाता है कनाडा। अब कनाडा में बैठकर वो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर एक पूरी साजिश रचता है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए। वही शूटर तैयार करता है, अलग अलग स्टेट के शूटर को बुलाता है, फिर फाइनेंस का इंतज़ाम करता है, पैसे देता है, हथियार का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उसके इंडिया से भागने के ठीक 15 दिन बाद, बल्कि 14 दिन बाद 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का मूसेवाला के गांव में ही अपने ही घर के करीब गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है उसके अगले ही दिन सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई खुद क्लेम करता है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे उनका हाथ है और उन्होंने बदला लिया है। अब जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होता है, लाखों फैन फॉलोइंग, पुलिस, बाकी एजेंसियां भी फिर हाई अलर्ट पे आ जाती हैं। अब अनमोल बिश्नोई को ढूंढा जाता है, लेकिन पता चला कि इस दौरान में उसके जितने कम्युनिकेशन से बातचीत हो रही थी सब इंडिया के बाहर की थी। और उसी दौरान जब ये तफ्तीश हुई तब पता चला कि वो यहाँ से नेपाल गया था, फिर दुबई गया था, फिर कीनिया गया था, फिर कनाडा गया था। तो वो तो देश से बाहर था। गोल्डी बराड़ भी कनाडा में, अब उनका लॉरेंस का गैंग भी कनाडा में। अब हमारी एजेंसियां वहाँ तक पहुँचे कैसे, तो मुश्किल। और इधर उसके बाद फिर सलमान खान के घर पे शूट आउट हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी ले ली। इसी बीच में कनाडा में भी अब प्रो खालिस्तानी और कुछ और पंजाबी सिंगर उनके ऊपर अटैक हुआ, निज्जर मारा गया। और इन सब के बीच में फिर नाम आया, कैनेडियन सरकार ने भी कहा, लॉरेंस गैंग का, और कनाडा में भी नाम आया फिर अनमोल बिश्नोई का, क्योंकि लॉरेंस का छोटा भाई है। तो ये हुआ कि उसका भी हाथ हो सकता है। अब कैनेडियन अथॉरिटी को, कैनेडियन पुलिस को भी अनमोल बिश्नोई की तलाश, और इन सब के बीच में भारत कनाडा के रिश्ते भी ख़राब हो गए। तब जब इतनी सारी चीज़ें हुई और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो उसके बाद वहाँ के पुलिस कमिश्नर, इन तमाम लोगों ने जब ओपनली बोलना शुरू किया तो फिर लगा कि अनमोल बिश्नोई को कि अब कनाडा में रहना सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए 2023 में उसने कनाडा छोड़ दिया और अब वो उसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट से, उसी फेक पासपोर्ट से वो पहुंच जाता है अमेरिका। अमेरिका में वो कैलिफोर्निया स्टेट में ही रहता है और वहाँ शादियाँ भी अटेंड करता है, सेल्फी भी खिंचाता है, और अब वहीं से वो गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन वो खुद उसके बाद ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, छुपा रहता है। लेकिन अभी अचानक वो इंटरसिटी ट्रैवल कर रहा था अमेरिका के अंदर ही। कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ा स्टेट है, लॉस एंजल्स से लेके बाकी जगहों पर। और तभी फिर ये जो एक रेफरेंस कंपनी थी, उस कंपनी की फेक लेटर की वजह से वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो फिर पता चला कि भैया ये भानु नहीं है, बल्कि ये तो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। अब अनमोल बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया है। FBI को ये काम सौंपा गया कि भैया अब आप डील कीजिए। अब FBI के 3 लोग अनमोल बिश्नोई का आगे क्या करेंगे, इसको लेकर इंडियन एजेंसियों से बातचीत कर रहे हैं। इनमें CBI के टॉप ऑफिसर भी शामिल हैं और हमारी बाकी एजेंसियां भी, जैसे NIA भी हैं, अलग अलग स्टेट की पुलिस को भी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई पकड़ा तो गया, लेकिन क्या भारत लाना इतना आसान होगा उसके लिए, मतलब हमारी एजेंसियों के लिए? तो पहले कानून की बात की, कानून क्या कहता है। जो हमारी एजेंसियां हैं, जाहिर सी बात है CBI के थ्रू FBI से जो बातचीत चल रही, मीटिंग, अभी लास्ट थर्सडे को भी मीटिंग हुई है, तब 5 दिन पहले, तो उसमें बताया गया कि देखिए अनमोल बिश्नोई हमारे यहाँ वांटेड है, 10 लाख का इनाम है, और ये बड़े केसेस हैं जो उसने किए, और ये अलग अलग हमारे कोर्ट हैं, उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट या फिर अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है।
तो एफआईआर से लेके उन केसों की डिटेल, ये सारी चीज़ें उस डोजियर के साथ एफबीआई के सामने रखा जा रहा ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि ये हमारे देश का मुजरिम है और इसको सज़ा देना हमारा हक है, तो हमें दे दीजिए। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे यानी इंडिया के और यूएस के बीच में ट्रीटी है, यानी प्रत्यर्पण संधि है। एक दूसरे मुजरिम को एक दूसरे देशों को हम सौंप सकते हैं, लेकिन एफबीआई सौंप देगी क्या? एफबीआई के हाथ में ही है सब कुछ? तो ऐसा भी नहीं है। अब हुआ यह है कि इधर जैसे ही अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हुआ, उसने कोर्ट में अपने एक वकील के जरिए एक अर्जी डालने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, उसको डालना ही है और वहाँ के कानून के हिसाब से उसे कोई रोक नहीं सकता। और उस एप्लीकेशन के ज़रिए वो ये कहेगा कि भारत भेजे जाने पर मेरे ख़िलाफ़ वहाँ मुझे झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा, जो जुर्म मैंने नहीं किया उसकी मुझे सज़ा दी जाएगी, और दूसरा मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं तो मेरी जान को भी ख़तरा है, मुझे मार देंगे, तो इसलिए मुझे आप भारत ना भेजें। अब ये मामला फिर जैसे ही एक कोर्ट में जाता है अनमोल बिश्नोई अमेरिका के, तो एफबीआई के हाथ से भी बाहर निकल गया। अब एफबीआई के पास भी पावर नहीं है कि वो अनमोल बिश्नोई को भारत को सौंप दे। अब कोर्ट के फैसले के ऊपर सब डिपेंड करेगा, और उस कोर्ट में जो अर्जी लगाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उसमें वो दलील क्या देता है। मतलब असलम मांगता है, शरण मांगता है कि हमें शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाए, हम यहाँ पे एक लॉ ऑबिडेंट सिटी रहेंगे, सिटीज़न, हमारा यहाँ पे अमेरिका में कोई क्राइम की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडिया में मेरी जान को ख़तरा है और वहाँ की पुलिस हमें झूठे केस में, फर्जी केस में फंसा देगी। तो अब अदालत ये देखेगी कि क्या वाकई इसको इंडिया भेजने पर ख़तरा है, और क्या सही मानों में ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, और क्या अमेरिका में रहने से इसके अमेरिका को कोई ख़तरा तो नहीं है। तो अब अदालत फैसला देगी। अब वो अदालत अमेरिका में भी अपने जैसा है कि अगर उसने एक लोअर कोर्ट ने दे भी दिया तो ऊपरी अदालत में भी जाने का टाइम है। तो फिलहाल ये है कि बहुत जल्द अनमोल बिश्नोई भारत को सौंप दिया जाए, ये कहना जल्दबाजी होगा। अभी एफबीआई के हाथ में भी नहीं होगा, अब ये कोर्ट तय करेगी, और कोर्ट के बाद फिर फैसला होगा कि उसका क्या होगा। लेकिन ये भी चलिए किसी न किसी दिन तो फैसला आ जाएगा। एक और भी अड़चन है बड़ी मुश्किल, और वो और टेढ़ी अड़चन है। वो ये है कि हाल के वक्त में जब से कनाडा में चुन चुन कर कई लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम लिया जा रहा है, उसके बाद अब कनाडा की सरकार को भी ये पता चल चुका है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में अरेस्ट हो चुका है। तब कनाडा भी अपना हिसाब किताब करना चाहेगा। वो भी कहेगा कि चाहे निज्जर हत्याकांड हो या फिर और सिंगर के ऊपर जो गोली चली है या कुछ और किलिंग हुई है, उसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है, और उस लॉरेंस गैंग का छोटा भाई है, चूँकि लॉरेंस जेल में है तो बाहर से रहकर यही ऑपरेट कर रहा है। कई चीज़ों की तो इसने खुद जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर आगे बढ़कर ले ली है, तो वो भी उसके ख़िलाफ़ एक अगेंस्ट में एक प्रूफ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अनमोल बिश्नोई कनाडा का दुश्मन है, कनाडा का मुजरिम है, कनाडा का वांटेड है, तो पहला हक हमारा बनता है, आप हमें अनमोल बिश्नोई को सौंप दीजिए। तो अमेरिका के सामने दो दिक्कत होगी, एक भारत को सौंपे, दूसरा कनाडा को सौंपे। अब भारत और कनाडा के रिश्ते तो ख़राब हैं, आपस में समझौता होने की उम्मीद कम है। भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं तो एक उम्मीद बनती है, लेकिन अमेरिका और कनाडा के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। और जो 5 आइज़ वाला एक जासूसी संगठन है, उन 5 देशों में अमेरिका और कनाडा एक दोनों दूसरे के दोस्त हैं। कनाडा पे कभी भी कोई हमला या अटैक होता है, अमेरिका मानता है कि वो उसके ऊपर हुआ है। तो अगर कनाडा की सरजमीन पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई, कोई कत्ल हुआ या किसी की जान ली गई, तो फिर अमेरिका को लगता है कि ये उसके दोस्त के देश पर हुआ हमला है या क्राइम है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका क्या करेगा? अनमोल बिश्नोई को भारत को सौंपेगा या फिर कनाडा को? और ये चीज़ हमारी एजेंसियों को भी पता है, इसीलिए अभी कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है कि अनमोल बेशक अमेरिका में पकड़ा गया, लेकिन भारतीय एजेंसियों को सौंप ही लिया जाए। और सौंपेगा तो फिर कितना वक्त लगेगा पता नहीं, सौंपने के बाद किस पुलिस को उसको यहाँ सौंपना है ये भी आइडिया नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लॉरेंस की तरह अनमोल बिश्नोई पर भी वही होम मिनिस्ट्री का वो सेक्शन लगा दिया जाए 267 या 8 कि एक ही जगह रहेगा, एक ही जेल में रहेगा, जिससे पूछताछ करनी है वही आकर जेल में पूछताछ कर ले। तो अभी ये सब पता नहीं है, लेकिन इन सब को भी हटा दीजिए। एक वैसे ही मान लीजिए कि अमेरिकी सरकार या FBI या कोर्ट की परमिशन के बाद प्रत्यर्पण संधि के तहत अनमोल बिश्नोई को भारत को सौंप दिया जाता है।
अब भारतीय एजेंसियां उसे इंडिया ले आती हैं, लाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या लॉरेंस गैंग कमज़ोर पड़ जाएगा? क्या अनमोल बिश्नोई जो कुछ अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, अब तक कर रहा था बाहर से, उस पर लगाम लग जाएगी, शिकंजा कस जाएगा और ये गैंग ख़त्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए है कि 10 साल तो हो गए लॉरेंस बिश्नोई को जेल में गए हुए। इन 10 सालों में वो राजस्थान से लेके, पंजाब से लेके, दिल्ली से लेकर और अब अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। और इन 10 सालों में लॉरेंस गैंग का साम्राज्य कितना बढ़ा कि वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल हो गया। इंडिया से लेकर पता नहीं किन किन देशों में उसके लोग हैं। तो जो शख्स ऑलरेडी पिछले 10 सालों से जेल में है, अपने कानून के शिकंजे में है, और वो जेल में रहते हुए भी आज भी बेधड़ल्ले फ़ोन का इस्तेमाल करता है और किसी के नाम की भी सुपारी, धमकी, कुछ भी कर देता है। तो जब 10 साल से जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को उसने कमज़ोर नहीं होने दिया, तो उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी अगर अमेरिका से गिरफ्तार होने के बाद इंडिया की जेलों में लाकर बंद कर दिया जाए तो क्या गैंग कमज़ोर पड़ जाएगा? ईमानदारी से कहें तो उम्मीद तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बड़े भाई पे आप जेल में बंद करके 10 साल में आप उसको रोक नहीं पाए, तो फिर छोटे भाई को आप क्या रोकेंगे? वो भी जेल से उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। तो इसीलिए क्या सिर्फ जेल लाना मकसद है, कानून के हिसाब से सज़ा दिलाना मकसद है, या ये है कि ऐसे लोगों को जेल में अंदर लाने के बाद जो उनका पूरा नेटवर्क है, जो उनका गैंग है, उनसे कैसे उनका कम्युनिकेशन काट दिया जाए, ये ज़रूरी है। तो खाली आप गिरफ्तार करके ले आते हैं और यहाँ वही लॉरेंस की तरह अनमोल बिश्नोई भी फ़ोन पे जैमर होने के बावजूद लोगों को फ़ोन करे, धमकाए और बताए कि कहाँ कब कैसे करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि गिरफ्तारी के बाद अगर जेल हो तो जेल का मतलब फिर सज़ा हो, और सज़ा मतलब ये कि आप बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं, आपका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। और जब कनेक्शन नहीं है तो फिर ना आप किसी को हुक्म दे सकते हैं, ना आप किसी को डरा सकते हैं, ना आप किसी से वसूली कर सकते हैं, ना आप किसी के नाम की सुपारी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हो पाएगा? पता नहीं। लेकिन हाँ, इस वक्त अच्छी खबर ये ज़रूर है कि अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया है। लेकिन भारत लाने में क्या होगा मालूम नहीं अब तक, क्योंकि एक और अर्शदीप, वो भी कनाडा में पकड़ा गया। और कनाडा से हमारे रिश्ते ख़राब हैं, लेकिन हमारी पुलिस को उसकी तलाश है। तो यहाँ अमेरिका वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन अर्शदल्ला को भारत लाया जाएगा, क्योंकि कनाडा के साथ भी हमारी ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि, एक दूसरे के मुजरिम को हम एक दूसरे के यहाँ ला सकते हैं। लेकिन ऐसा हो पाएगा? वो आएगा? इस बात की भी गुंजाइश कम है। और अर्शदल्ला की तो कहानी और भी अलग है कि वो कैसे यहाँ से भागा और कैसे उसने एक और गैंगस्टर के नाम पर, मुर्दा गैंगस्टर के नाम पर, अपने आप को जिंदा रखकर वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना। ये कहानी फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिका अनमोल बिश्नोई को सौंपे, क्योंकि मुंबई पुलिस को तलाश है। और इससे 2 चीज़ें बड़ी साफ़ होंगी कि सलमान खान के घर पे जो शूट आउट हुआ उसकी ये पूरी प्लानिंग कैसे रची गई, क्योंकि मास्टरमाइंड बाहर है। और दूसरा, क्या वाकई बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस गैंग का हाथ है, अनमोल बिश्नोई गैंग का हाथ है, जैसा अब तक मुंबई पुलिस कह रही है, या फिर एक फ्रीलांसर का काम है और इस बाबा सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री की असली कहानी कुछ और है? क्योंकि अभी भी ये बात गले नहीं उतर रही है, ना ऐसे कोई सबूत मिले कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर लॉरेंस गैंग नहीं कराया, क्योंकि उसकी कोई मोटिव या वजह नहीं अभी तक बन रही है। तो अगर अनमोल बिश्नोई सामने आता है तो शायद बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से भी पर्दा खुल सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर इसके पीछे कोई और साजिश है, वो गहरी साजिश है, तो वो साजिश भी बेनकाब हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अनमोल बिश्नोई से लंबी पूछताछ हो। ये वही अनमोल बिश्नोई है जो ज़माने में पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गलत रास्ते पर चला, फिर पुलिस घर पहुंचने लगी। उसके बाद अनमोल बिश्नोई को भी पुलिस तंग करने लगी और बार बार पुलिस के आने से, पुलिस की धमक से वो घर छोड़कर भागता है, पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने भाई के, बड़े भाई के रास्ते पर चल पड़ता है। कहते हैं कि अगर वो जुर्म के रास्ते पर न चलता तो ठीक ठाक उसकी अच्छी नौकरी होती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत ब्रिलियंट था वो। लेकिन इंसान को पता नहीं कब कौन सी चीज़ कहाँ ले जाए।
तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। एक तो आज 19 नवंबर है, आपको याद होगा ठीक है 1 साल पहले आज ही का दिन वो फाइनल वर्ल्ड कप 50 ओवर जो हम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गए थे, तब हेड ने हमारा हार्ट तोड़ दिया था। लेकिन खैर उसके बाद T20 हम वर्ल्ड कप जीते। तो गौरव पाल जी ने याद दिलाया कि आज 19 नवंबर है और वर्ल्ड कप जो हारे थे वो एक अफसोसनाक दिन। इसके अलावा आज रविंदर साहब के बेटे का जन्मदिन है और इन्होंने अपने बेटे का नाम तो लिखा नहीं, लेकिन हैप्पी बर्थडे रविंदर जी आपके बेटे को पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। साथ ही नूरानी बानो इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नूरानी जी। और ये सुहेल अहमद साहब की वाइफ हैं अवानी बैगाने, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अवानी जी। और ये महेंद्र जी एंड उनकी दादी ने भेजा है। साथ ही दीप्ति भोसाले, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीप्ति जी। और ये भेजा आशीष शर्मा ने। इसके अलावा सुमन रुहेला एंड महेंद्र चौधरी, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई सुमन जी और महेंद्र जी। इसके अलावा मुकेश नीरज यादव, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, पर इन्होंने पत्नी का नाम भेजा नहीं। कोई बात नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी मुकेश जी। भेजा गणेश शर्मा जी ने। और गणेश साहब आप भी कल्प्रिट हैं, आपने नाम ही नहीं भेजा। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किस नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।